चलो बच्चों, तो केमिकल काइनेटिक्स में इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेट कांस्टेंट को एसिड बेस टाइट्रेशन इन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिनमें एसिड बेस टाइट्रेशन जैसी बातें हो और फिर उसमें जो रिएक्शन है उस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को पूछा गया हो, तो इट्स लुक वेरी डेंजरस एंड भयावह लगता है ये सुनने में, लेकिन फिर भी वी हैव टू डू दिस एंड इट्स वेरी इजी। वंस एक बार सीखने की जरूरत है, फिर ये सब बहुत आसान है। तो जरा एसिड बेस टाइट्रेशन से काइनेटिक्स का कैसे क्या करते हैं, कैसे रेट कांस्टेंट पता कर लेते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन का यूज होने से, लेट्स सी दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन डायरेक्ट, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अपने काइनेटिक्स में आपको याद होगा कि वी स्टडीड अबाउट सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स। इन दैट काइनेटिक्स हम लोगों ने एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर पढ़ा था, CH3COO C2H5। अब उस एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में क्या होता है, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है इन प्रेजेंस ऑफ अ एसिडिक कैटलिस्ट, और उस ईस्टर के हाइड्रोलिसिस से क्या होता है कि एक एसिड बन जाता है CH3COOH और एक अल्कोहल बनता है विच इज C2H5OH। फाइन। सो वी स्टडीड दैट इट वाज अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर सूडो काइनेटिक्स, एंड दिस इज ईस्टर, दिस इज ईस्टर। ओके, अब ये रिएक्शन अपने को दे रखी है। अब देखिए इसमें और क्या क्या पता है और क्या क्या बात दी हुई है। इसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है कि a standard solution of base, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसका स्ट्रेंथ हमें पता हो। तो a standard solution of base इसका मतलब हुआ कि स्ट्रेंथ नोन है, स्ट्रेंथ नोन टू अस। यही टाइट्रेशन का लॉजिक है। इज मिक्स्ड विद, इसको मिक्स किया गया है, इज मिक्स्ड विद द रिएक्शन मिक्सचर, इट मिक्स विद द रिएक्शन मिक्सचर। ये अपना जो रिएक्शन मिक्सचर है, जो ऊपर रिएक्शन हो रही है, तो उसमें भाई इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बेस का मिला दिए। तो पूछा गया अच्छा चलिए बताइए कि क्या होगा, मतलब इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बताइए क्या होगा। अच्छा, और क्या क्या दिया है, और जानकारी है कि भाई ये जो मिक्सिंग हो रही है इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की, जिसका स्ट्रेंथ यानी कि जिसका कंसंट्रेशन या नॉर्मेलिटी जो भी हो हमें पता है, तो उसके बारे में जानकारी है कि एक है V0। V0 क्या है? V0 इज द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मिक्स्ड इनिशियली। इनिशियली का मतलब क्या हुआ, टाइम जो है 0 था, T=0। फिर दूसरी जानकारी, एक दूसरा वॉल्यूम है विच इज VT। सो विच इज दिस वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मिक्स्ड एट टाइम T। कुछ समय बाद यानी टाइम T के बाद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में जो वॉल्यूम मिलाया गया वो वॉल्यूम है VT। अच्छा, ठीक बात है। फिर तीसरी जानकारी क्या है, देयर इज अनदर वॉल्यूम विच इज V infinity एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दैट इज मिक्स्ड एट इनफाइनाइट टाइम। इनफाइनाइट टाइम का मतलब फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर इनफाइनाइट टाइम है, मीन्स दैट रिप्रेजेंट द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है, तो अगर V इन्फिनिटी की बात की गई है तो उसका मतलब हुआ दिस इज द वॉल्यूम मिक्स्ड एट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। जब रिएक्शन का मामला दी एंड हो गया, तब जो है ये वाला हमने वॉल्यूम उसमें मिक्स किया रिएक्शन मिक्सचर में। फाइन। अच्छा, अब काम शुरू करना है भाई। अब के बताना है तो हमें क्या क्या जानकारी है, हमें पता है ये V0, VT, V infinity, these three things are known to us, these three volumes are known to us।
और इन तीन वॉल्यूम के साथ साथ समय दिया है। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जिसका स्ट्रेंथ नोन होना चाहिए, वो स्ट्रेंथ दी नहीं। टाइट्रेशन में तो क्या होता है कि जब टाइट्रेशन के क्वेश्चन किए जाते हैं तो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है उसका स्ट्रेंथ एक्चुअली गिवन टू अस, और उसको यूज करके हम लोग अननोन सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ पता करते हैं। सो दिस इज द बेसिक लॉजिक ऑफ टाइट्रेशन। लेकिन यहां पर बड़ा अन्याय हमारे साथ हो गया। ये जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है इसके बारे में कुछ नहीं दिया है। कितनी इसकी नॉर्मेलिटी है, क्या इसका कंसंट्रेशन है, क्या मोलैरिटी है, ये होना तो चाहिए स्ट्रेंथ नोन, लेकिन नहीं दिया है। जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। देखो कैसे जरूरत नहीं है। इसके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का जो भी स्ट्रेंथ का टर्म आएगा दैट विल बी कैंसल्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कैलकुलेशन। जरूरत ही नहीं है तो नहीं दिया। तब ये जो समझना है तो इसको पहले ये सीखना होगा, तब समझ में आएगा कैसे जरूरत नहीं है। देखो करते हैं। तो भाई यहां पर जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें 4 ही बातें गिवन है, V0, VT, V इंफिनिटी और T। टाइम भी दिया रहेगा। टाइम तो देना जरूरी है। कितने समय बाद का आप चाह रहे हैं तो पता होना ही चाहिए। यहां जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसका मतलब तो होता है कि स्ट्रेंथ गिवन होनी चाहिए, बट हियर जो स्ट्रेंथ है ऑफ दैट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जो कि यहां पर बेस है, वो अननोन ही है, मतलब वो दी नहीं है, नॉट गिवन टू अस। एनीवेज लेट्स ट्राई, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। तो वो जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है उस रिएक्शन को एक बार फिर से लिख लिया जाए, क्योंकि बेसिक जो काइनेटिक्स है वो तो वहीं से जनरेट होगी। तो ये भाई एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर हो गया, और इसके हाइड्रोलिसिस से क्या हुआ है, इसके हाइड्रोलिसिस से बन गया है एक तो एसिटिक एसिड और दूसरा बन गया है अल्कोहल। अच्छा ठीक। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो T इक्वल टू 0 इनिशियली। तो इनिशियली केवल और केवल ईस्टर ही हुआ करता था। अच्छा ये बात भी गिवन रहेगी दैट इनिशियली देयर इज ओनली ईस्टर। जो प्रोडक्ट साइड है उसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा फिर क्या हुआ, कुछ समय T बाद नेचुरली ईस्टर का कुछ हिस्सा डिकम्पोज हुआ होगा। चूंकि इनके कोफिशिएंट सबके सेम है, तो अगर यहां से X का डिकम्पोजिशन हुआ तो यहां पर X का फॉर्मेशन हुआ। तो दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात, व्हेन T टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन का मामला समाप्त हो गया। तो अगर रिएक्शन का मामला समाप्त हो गया तो रिएक्टेंट साइड कुछ बचा नहीं। कुछ बचा नहीं का मतलब क्या हुआ कि जो डिकम्पोजिशन X है दिस इज ऑलमोस्ट A0। वाई आई एम सेइंग ऑलमोस्ट, क्योंकि इन्फिनिटी कुछ होता नहीं है, और देखा जाए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म होती नहीं है। इनफाइनाइट टाइम का मतलब क्या हुआ, कभी खत्म नहीं, बट फिर भी इन्फिनिटी लिख दिया तो मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा दी एंड हो गया, समाप्त हो गया। अब इनफाइनाइट टाइम पर यहां से जो भी डिकम्पोज होगा उसी का फॉर्मेशन होगा। तो यहां से X की जगह X की वैल्यू अब A0 हो गई, तो यहां पे फॉर्मेशन भी A0 का हो गया। रिएक्शन इज ऑल ओवर एंड ओनली प्रोडक्ट इज रिमेनिंग। अब बच्चों जरा गौर से समझें, जो टाइट्रेशन वाली बात है, अच्छा चलो टाइट्रेशन वाली बात बाद में करते हैं। पहले तो क्या हुआ कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो बेसिक इक्वेशन है दैट इज K इक्वल टू 2.303 लॉग बेस में 10 और A0 बाई 80। सो व्हाट इज 80, दिस A0 माइनस X इज आर 80। और ये फॉर्चुनेटली हमें केवल ये रिएक्टेंट के लिए ही कंसीडर करना रहता है। तो ये तो हो गया K और T का संबंध। बात समझ आ गई। K और T का क्या संबंध है, बात समझ आ गई। अच्छा, अब इस रिएक्शन में T तो पता है और हमारा उद्देश्य है कि हम K बताएं। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हम इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बता दें। तो उसके लिए A0 और डिवाइडेड बाई A0 माइनस X इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो जैसे प्रीवियस हम लोग जो पैटर्न कर रहे थे, जब रेडॉक्स टाइट्रेशन किया या उसके पहले वो वॉल्यूम और प्रेशर वाले क्वेश्चंस किए, तो उन सब में क्या करते थे कि A0 और X में
इसका ए नॉट से डिवाइड करके एक्स को एक्स बाई ए नॉट कर देते हैं तो रेशियो पता करना रहता है, तो वही रेशियो पता कर लेंगे अभी। थोड़ा सा इस रिएक्शन को जरा गौर से देखें। इस रिएक्शन में हमने जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया है, दैट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज अ बेस, दैट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज अ बेस। ओके, तो बच्चों रिएक्शन शुरुआती दौर में, चूंकि यहां पर 3 वॉल्यूम्स दिए हैं, वी नॉट, वी टी और वी इंफिनिटी, तो समझने की बात यह है कि रिएक्शन शुरुआत हुई तो ये बेस जो है किसके साथ टाइट्रेट करेगा। शुरुआत में तो प्रोडक्ट वगैरह कुछ है नहीं, तो इस रिएक्शन में देखा जाए तो उस ओवरऑल रिएक्शन में हमें 2 एसिड्स नजर आ रहे हैं। विच आर दीज 2 एसिड्स? फर्स्ट एसिड इज दिस H नॉट विच इज द कैटलिस्ट, and second acid is this product which is acetic acid CH3COOH। लेकिन बच्चों रिएक्शन की शुरुआत में तो केवल ये कैटलिस्ट नाम का ही एसिड था, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं था। तो ये जो V नॉट है, ये V नॉट न्यूट्रलाइज करेगा केवल और केवल इस एसिड कैटलिस्ट को, क्योंकि शुरुआत में तो कोई भी प्रोडक्ट अपने पास था ही नहीं। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, ऐसी भी रिएक्शंस लिखी जा सकती है जिसमें क्या हो कि कैटलिस्ट ही ना हो। अगर कैटलिस्ट नहीं होता, केवल प्रोडक्ट में ही एसिड होता, तो T=0 पर किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो जाके करेगा क्या, शुरुआत में तो कोई एसिड है ही नहीं। इफ वी आर मिक्सिंग बेस इनटू द रिएक्शन मिक्सचर, इट मींस रिएक्शन मिक्सचर मस्ट हैव सम एसिड, तभी उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का टाइट्रेशन होगा, तभी उसका न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें क्या हो, कोई एसिड कैटलिस्ट ना हो, तो ये V नॉट गायब हो जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो वो सारे वेरिएशन भी एकदम हम लोग कर लेते हैं अभी। एनीवेज, तो जब रिएक्शन की शुरुआत हुई तो इस V नॉट यानी कि इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ बेस ने क्या किया कि इस कैटलिस्ट को ही न्यूट्रलाइज किया होगा, उसी में खर्च हुआ होगा ये। अच्छा, फिर कुछ समय बाद जो नया वॉल्यूम यूज किया गया, दैट वाज VT। तो उस VT ने क्या किया होगा कि अगर हम T समय बाद, शुरुआत की जगह T समय बाद वॉल्यूम यूज करें, देन इन दैट एट दैट टाइम रिएक्शन में 2 कंसंट्रेशन रहे होंगे, एक रहा होगा ये H+ और एक रहा होगा ये CH3COOH। तब जो वॉल्यूम है वो यूटिलाइज दोनों इन दोनों को न्यूट्रलाइज करने में यूज हुआ होगा। अच्छा, फिर जब V इंफिनिटी की बात करी जाए तब भी ये दोनों रहे होंगे, क्योंकि रिएक्टेंट साइड तो कोई एसिड है नहीं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट साइड भी एसिड हो, तो V इंफिनिटी पर क्या होगा, वो रिएक्टेंट साइड वाला एसिड नहीं रहेगा, लेकिन V नॉट और VT में वो भी इंक्लूड हो जाएगा बच्चों। तो इट कैन बी एनीथिंग, देयर मे बी एन एसिड इन रिएक्टेंट साइड ऑल्सो, देयर मे नॉट बी एनी एसिड इन कैटलिस्ट, देयर मे नॉट बी एनी एसिड इन रिएक्टेंट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो एसिड होगा, तभी तो बेस के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से टाइट्रेशन करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन में बेस हो जाए तो हम एसिड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लें। करना वही है, बेसिक्स वही है। हम लोग 2-3 और इसके वेरिएशन कर लेंगे इसी में। एनीवेज, नाउ कम टू द K। सारी बात इस K पे अटकी है, इस K के लिए इतनी माथापच्ची है, तो K बताना है। तो K कैसे बताएं? तो भाई ये जो K है, जिसको लिख रहे थे 2.303/T log base 10, और हम क्या करते हैं कि A0/A0 - x है तो A0 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1/1 - x/A0 इट वुड बी, ये हो गया ये। तो इफ समहाउ वी कैन गेट दिस वैल्यू x/A0, देन आवर प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व। तो कैसे काम किया जाए? देखो, अब रोल आएगा टाइट्रेशन का, तो टाइट्रेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन की मदद लेते हैं। गौर करिए, नाउ कम्स टाइट्रेशन इनटू द पिक्चर। सो इनिशियली, अब ये टाइट्रेशन का मतलब ही होता है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और रिएक्शन मिक्सचर में जो भी उसके ऑपोजिट नेचर का हो,
जिसके साथ उसको रिएक्ट करना हो उन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम होने चाहिए। तो T इक्वल टू 0 पर अगर हम रिएक्शन मिक्सचर में देखें कोई एसिड है क्या, हाँ भाई एसिड है। कौन एसिड है सर? कैटलिस्ट एसिड है। तो जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे ऑफ एसिड कैटलिस्ट उनकी संख्या इक्वल होगी किसके? दे मस्ट बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड बेसिक सॉल्यूशन जो कि यूज किया गया टू टाइट्रेट द रिएक्शन मिक्सचर। अच्छा ठीक है, तो यहां से भाई क्या रिजल्ट आया? अब इस एसिड के बारे में कुछ पता ही नहीं, बस एसिड एक कैटलिस्ट लिख दिया। कौन सा एसिड है तो उसका इनफेक्टर क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ क्या है, कुछ अता पता नहीं। जरूरत ही नहीं। अरे जरूरत ही नहीं, कैसे? देखो तो यहां से भाई जो ग्राम इक्विवेलेंट्स आए उस H प्लस कैटलिस्ट के, तो वो कितने आ गए भाई? इसके बारे में तो सब पता है। नहीं सर, इसके बारे में भी कुछ आपने क्या बताया था? आपने बताया कि इसका वॉल्यूम पता है बस, इसका तो जो है नॉर्मेलिटी वगैरह कुछ पता ही नहीं है। तो एनीवे नहीं पता तो मान लेते हैं नॉर्मेलिटी n है। तो अगर इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी n है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज व्हाट? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो जो शुरुआती वॉल्यूम है it is actually given to us, and the initial volume of this standard solution, basic solution, is given as V naught. So this is the first equation. और इस इक्वेशन में एक assumption छिपा हुआ है, और वो assumption ये है that normality of a standard basic solution is given as n, है ना? वो हमने assume कर लिया, we assume this. But this will not be a problem in final stages, क्योंकि इसको तो जाना तय है। देखो कैसे जाएगी, अभी जाएगी। तो एनीवेज ये पता चल गया कि जो ग्राम इक्विवेलेंट है H प्लस कैटलिस्ट के, ये कैटलिस्ट है बच्चों, उसके ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो NV0 है। अब ये जो H प्लस कैटलिस्ट है ये तो खर्च ही नहीं होता है। शुरुआत में जितना H प्लस है बाद में भी उतना ही H प्लस है। क्यों? दिस हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली टू कैटलाइज द रिएक्शन। दिस इटसेल्फ डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। तो जब ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो इसमें कुछ खर्च ही नहीं होना है। तो इसके शुरुआती जितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं थ्रू आउट द रिएक्शन इतने ही रहेंगे। रिएक्शन खत्म हो जाएगी फिर भी इतना ही रहेगा। तो हमें बढ़िया बात हो गई, हमें ठीक है भाई, वो कैटलिस्ट के बारे में कुछ नहीं दिया था, लेकिन अब सब मालूम चल गया कि उसका इतना जो है ग्राम इक्विवेलेंट रहेगा थ्रू आउट द रिएक्शन। अच्छा ठीक है, चलो। तो ये जो पहला रिजल्ट है कि तो उससे ये बात समझ आ गई कि जो ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं ऑफ एसिडिक कैटलिस्ट these remain unchanged throughout the reaction। ये जो है थ्रू आउट द रिएक्शन अनचेंज रहने वाले हैं। ठीक है भाई, तो ये जो है शुरुआती दौर की बात हुई। अब बात करते हैं हम लोग टाइम टी की। अब बात करते हैं टाइम टी की। तो टाइम टी पर क्या हुआ? तो टाइम टी पर हुआ ये कि एक अलग वॉल्यूम यूज किया गया। रीजन भी है कि टाइम टी पर क्या होगा, जो एसिड है वो चेंज हो जाएगा। मतलब हमारे पास एक तो कैटलिस्ट है ही, उसके साथ साथ हमारे पास कुछ प्रोडक्ट में भी एसिड आ गया है। अच्छा ठीक है, तब टाइम टी पर जो टाइट्रेशन होगा उसके लिए कैसे ग्राम इक्विवेलेंट लिखेंगे उसको देखें। तो अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कैटलिस्ट
plus number of gram equivalent of this CH3COOH, जो कि प्रोडक्ट साइड एक एसिड जनरेट हो गया। अब इन दोनों एसिड से निपटने के लिए इतना VT डालना पड़ेगा कि इन दोनों एसिड से इनको न्यूट्रलाइज कर सके। तो अब वो जब रिएक्ट करेगा तो अब लिखा जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ, अगेन वो जो स्टैंडर्ड बेसिक सॉल्यूशन जिसका कि वॉल्यूम VT मिलाया गया। तब क्या होगा भाई, अब यहां पर जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैटलिस्ट है वो तो पहले रिजल्ट से ही हम लोग लिख लिए, वो तो परिवर्तित होने नहीं है, तो वो लिखे थे दैट वो आ रहा था N इंटू V0, तो वो तो फिक्स हो गया हमेशा के लिए। अच्छा ठीक, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस CH3COOH, अभी जो CH3COOH है इसके ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिखे जाएं, तो भाई इसका N फैक्टर हो गया NF मान लेते हैं, और इसके मोल्स निकले X, है ना, इसके X मोल का फॉर्मेशन हो रहा था तो वो X हो गया, और ये जो है किसके इक्वल है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्टैंडर्ड बेसिक सॉल्यूशन। तो यहां पर अगेन नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, सो दैट वॉल्यूम एज VT इज गिवन। तो ये हुई अपनी दूसरी इक्वेशन, ये हुई दूसरी इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब यहां तो पता है CH3COOH है, तो सर इसका NF तो बहुत आसान है, 1 होता है, एक ही एसिडिक H है। लेकिन सर मान लीजिए कुछ जटिल आ गया तो NF से कैसे निपटे, कुछ अगर और खतरनाक हो गया तो उस NF से कैसे निपटे। NF की भी चिंता नहीं करनी है, इस NF को भी जाना तय है, NF को भी इसका भी जाना तय है, चिंता ना करें, इसकी चिंता ना करें ना इस N की चिंता करें, इस दोनों को भी जाना है। ठीक, नाउ दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। सो दिस वाज एट टाइम T। अब एक आखिरी पड़ाव है जो कि अंत है रिएक्शन का, यानी इनफाइनाइट टाइम। तो इनफाइनाइट टाइम में देखो क्या होता है। अब बात करी जाए एंड ऑफ द रिएक्शन, टेक्निकली ये टर्म उचित नहीं है क्योंकि वो तो एंड कभी होगा ही नहीं, फिर भी T टेंड्स टू इन्फिनिटी को उसी सेंस में यूज किया गया कि रिएक्शन समाप्त हो गई, लगभग समाप्त हो गया। तो समाप्त हो गया तो क्या हुआ, अभी भी अपने पास वही दो एसिड हैं, कौन कौन से, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ दैट एसिड कैटलिस्ट प्लस ग्राम इक्विवेलेंट of that CH3COOH which was one of the product, और अब यह हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अगेन दैट स्टैंडर्ड बेसिक सॉल्यूशन। बच्चों ये थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये पार्ट तो चेंज हो ही नहीं रहा है। कोई पूछ दे कि V0 VT और V इंफिनिटी में कौन बड़ा कौन छोटा, वैसे ही कोई पूछता नहीं है, बट आपको समझ आना चाहिए कि चूंकि ये एसिड समय बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा और ये पार्ट तो फिक्स है, तो नेचुरली जब हमारे रिएक्शन मिक्सचर में एसिड कंटेंट बढ़ रहा है तो हमारा जो ये स्टैंडर्ड बेसिक सॉल्यूशन इसको भी बढ़ाना होगा। तो ये बात बड़ी ऑब्वियस सी होनी चाहिए कि V0 सर सबसे छोटा होगा, फिर VT उससे बड़ा होगा, और V इंफिनिटी जो है वो सबसे बड़ा लेना पड़ेगा हमें। कारण वही है क्योंकि सेम स्ट्रेंथ ऑफ द बेस इज बीइंग यूज्ड अगेन एंड अगेन बट डिफरेंट वॉल्यूम्स, तो हमें ध्यान रखना होगा। एनीवेज, तो भाई अब T इंफिनिटी पर ये जो अपना टाइट्रेशन है वो कैसे दिखे, तो इसके एसिड कैटलिस्ट के ग्राम इक्विवेलेंट तो हमेशा की तरह तो फिक्स ही हो गए थे, तो ये तो फिक्स चल रहा है मामला, N इंटू V0 ही है, इसमें तो परिवर्तन ही नहीं है। नाउ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस CH3COOH, तो T टाइम पर इसके X मोल्स बने, तो इनफाइनाइट टाइम पर इसके A0 बने, है ना, तो अगेन इसका N फैक्टर NF हो गया और इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए A0। तो N फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स इज ग्राम इक्विवेलेंट। बच्चों मिली मोल्स के टर्म में अगर क्वेश्चन है तो फिर हम मिली इक्विवेलेंट कर देंगे, बात वही है। और यहां पर स्ट्रेंथ विच इज नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम दैट इज V इंफिनिटी। सो नाउ दिस इज योर थर्ड रिलेशनशिप
और थर्ड इक्वेशन, थर्ड रिलेशनशिप और थर्ड इक्वेशन। अच्छा, अब इन सब चीजों का प्रयोग हमें करके करना क्या है? यूजिंग ऑल दीज थिंग वी नीड टू गेट द रेशियो ऑफ एक्स एंड ए नॉट। एक्स एंड ए नॉट तो बड़ा आसान है, एक्स और ए नॉट चेक करना। कैसे? देखो, लिख लिए या एक काम करते हैं, बच्चों ये जो तीसरी रिलेशन है, इस तीसरी रिलेशन से NF इंटू ए नॉट देखते हैं क्या होता है। तो NF इंटू ए नॉट हो गया कैपिटल N V इन्फिनिटी माइनस V नॉट, है ना। सो दिस वी गॉट फ्रॉम दिस थर्ड रिलेशन, तो मैंने यहां भी 3 ही लिख दिया। ऐसे ही वो जो दूसरा रिलेशन था उसमें बस क्या फर्क था, ए नॉट का ही तो फर्क था। यहां पर x लिखा हुआ था बाद बाकी, और यहां पर VT लिखा हुआ था बाद बाकी, तो ऐसे ही था जो दूसरा रिलेशन था। तो उस सेकंड रिलेशन से NF इंटू एक्स, ए नॉट की जगह उसमें x था, फिर सामने n, और यहां V इन्फिनिटी की जगह VT हुआ करता था, और यहां तो एसिड कैटलिस्ट के तो सेम ही चल रहे थे। सो दिस वाज यूजिंग द सेकंड रिएक्शन, सेकंड रिलेशन, तो इसमें भी हमने सेकंड ही लिख दी। अब देखो मामला निपट गया। अच्छा, यहाँ पे ना ये थोड़ा सा बच्चों गड़बड़ हो गया, इसको हम लोग गलत लिख दिए, ये होना चाहिए था V नॉट। अब ठीक है, तो बस अब करना क्या है? अब करना ये है कि डिवाइड दीज टू। तो इफ सेकेंड इज डिवाइडेड बाय द थर्ड, तो ये हो जाएगा x बाई ए नॉट, और इसकी वैल्यू हो जाएगी VT माइनस V नॉट डिवाइडेड बाई V इन्फिनिटी माइनस V नॉट। हो गया। अब ये जो x बाई ए नॉट सॉल्व होकर आ गया, ये तो चाहते थे। अब इसका प्रयोग जो काइनेटिक्स वाली रिएक्शन है, यूज इट इन जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, जो अभी पीछे लिख के आए थे, जिसमें x बाई ए नॉट की जगह खाली थी। इन दैट इक्वेशन वी कैन यूज दिस वैल्यू, और हमें पता ही है कि V नॉट, V इन्फिनिटी, VT क्या है। सो नाउ वी कैन गेट दैट k वेरी इजली। अब वो जो k है वो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। तो ये तो रहा अपना पहला पैटर्न। तो इसमें क्या हुआ कि रिएक्टेंट में कोई भी एसिड नहीं था, और कैटलिस्ट में एसिड था, और प्रोडक्ट में एसिड था। तो उस तरह से बेसिक सॉल्यूशन का यूज किया गया। एक दो वेरिएशन और कर लेते हैं इसके, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो यू कैन डू इट वेरी इजली। देखो, अब जैसे इसमें एक और वेरिएशन क्या हो सकता था कि अब अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए दैट इफ नो एसिड कैटलिस्ट इज यूज्ड, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन हो इसमें कोई एसिड कैटलिस्ट का यूज नहीं है, तब क्या होगा? तब बड़ा आसान कि नो स्टैंडर्ड बेसिक सॉल्यूशन टू बी यूज्ड इनिशियली, या आप ऐसे भी कह सकते हैं फिर तो V नॉट 0 ही हो जाएगा सर। जब शुरुआत में कोई एसिड ही नहीं है, केवल ईस्टर ही पड़ा हुआ है, तब फिर क्यों हम बेसिक सॉल्यूशन यूज करेंगे? तब फिर 2 ही इक्वेशन आएंगी। तो वो 2 इक्वेशन कैसी आ जाएंगी? देखो, तब फिर सॉल्यूशन किस तरह से होगा? तो एक तो आएगा इक्वेशन, चूंकि शुरुआत में तो कोई टाइट्रेशन हो ही नहीं रहा है, तो एक आएगा टाइम टी पर। तो टाइम टी पर क्या होगा? टाइम टी पर लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वो जो एसिड जो कि प्रोडक्ट में बन रहा था। अब वो कुछ भी हो सकता है, समझने के लिए है। दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अपना जो ये स्टैंडर्ड बेसिक सॉल्यूशन है वो, और टाइम इन्फिनिटी पर भी सेम ही रहेगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड क्या हो जाएगा फिर? n फैक्टर इंटू एक्स, एक्स इज द नंबर ऑफ मोल्स एट टाइम t, और ये हो जाएगा नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम यूज्ड एट टाइम t। ऐसे ही t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर सिमिलरली वी कैन यूज, वहां भी सेम ही रिलेशन रहेगा। बस होगा क्या
कि अब जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो ए नॉट हो जाएंगे, क्योंकि एक्स तो ए नॉट हो जाता था इन्फिनिटी पर, और यहां जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसके लिए वी इन्फिनिटी सॉल्यूशन ले लिया। तो ये तो और भी लोअर दर्जे का क्वेश्चन हो गया, आसान हो गया, मतलब दर्जा तो ये खैर बहुत बड़ा है लेकिन पिछले के तुलना में ये थोड़ा सा इजी हो गया। तो लेट्स से दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट, दिस इज द सेकेंड रिजल्ट। तो पहले में दूसरे को डिवाइड कर दिया जाए, तो यहां से फिर से x और a नॉट का रेशियो आ जाएगा, सो दैट इज अगेन vt बाई v इंफिनिटी, है ना। नाउ वी कैन यूज इट अगेन इन फर्स्ट ऑर्डर स्टैंडर्ड रिएक्शन, जो कि पहले कर रहे थे स्टैंडर्ड रिएक्शन। तो फिर से क्या, तो हम क्या ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? क्या हम क्वेश्चन को देख के डरेंगे? कतई नहीं। हमें क्या ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन हो, इन एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, देखो दो बातें याद रखना है। क्या? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्टैंडर्ड बेसिक सॉल्यूशन, इफ योर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज बेसिक नेचर, तो this must be gram equivalents of acids। और वो एसिड्स किस किस के क्या क्या रिसोर्स होगा? वो एसिड बच्चों रिएक्टेंट में हो सकते हैं, वो एसिड कैटलिस्ट में भी हो सकते हैं, और वो एसिड्स प्रोडक्ट में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो। सारे एसिड्स के ग्राम इक्विवेलेंट का समेशन इस स्टैंडर्ड बेसिक सॉल्यूशन के ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। एक तो ये बात हुई। और अगर इसका उल्टा हो गया मतलब ऐसा हो गया कि ये जो स्टैंडर्ड बेसिक सॉल्यूशन है उसकी जगह स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन हो गया, तब क्या होगा? तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन, तो ये होगा gram equivalent of all the bases present in the reaction mixture। अगेन अब वो बेसिस क्या हो सकते हैं? वो बेस अगेन रिएक्टेंट का हिस्सा हो सकते हैं, वो कैटलिस्ट भी बेसिक हो सकता है, और वो प्रोडक्ट भी बेसिक हो सकता है, प्रोडक्ट में भी कोई बेस हो सकता है। जरूरी नहीं कि सारे रिएक्टेंट बेसिक ही हो सकता है कोई एक बेस हो जाए, हो सकता है कोई ज्यादा हो। ओवरऑल जितने भी बेस होंगे उन सब के ग्राम इक्विवेलेंट का समेशन इस स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन के बराबर होगा। और अगर स्टैंडर्ड बेसिक सॉल्यूशन है, जैसा कि अभी हमने किया, तो रिएक्शन मिक्सचर में जितने भी एसिड्स होंगे सब के ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है उनका समेशन इस स्टैंडर्ड बेसिक सॉल्यूशन के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर हो। ग्राम इक्विवेलेंट आपको बराबर करने हैं। ऐसे ही रेडॉक्स होता था, तो अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, तो रिएक्शन मिक्सचर में हमें रिड्यूसिंग नेचर के ग्राम इक्विवेलेंट खोजने रहते थे। सब कुछ वही है, टाइट्रेशन इज ऑलवेज सेम, पैटर्न एकदम सेम है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का जो नेचर है रिएक्शन मिक्सचर में, उसके ठीक विपरीत नेचर के देखिए क्या है, और उनके ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वेट कर दीजिए, दैट्स इट। चलो एक और करते हैं, एक और वेरिएशन कर लेते हैं। कितना भी हो सब ऐसे ही चलेगा बच्चों। जैसे मान के चलिए कि बात हुई कि एक बेस दे रखा है, और बेस का हाइड्रोलिसिस हो गया, बेस का मान लीजिए हाइड्रोलिसिस हो गया, और ये जो प्रोडक्ट बना इसमें कोई बेस नहीं है, प्रोडक्ट में नो बेस, कोई कैटलिस्ट वगैरह भी नहीं है ना, नो कैटलिस्ट, कोई कैटलिस्ट भी नहीं है इस इक्वेशन में। अच्छा, तो अब नेचुरली अब मान लीजिए इस इक्वेशन में एक बात और दी है कि इसका जो टाइट्रेशन है ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, टाइट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर विद स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन, है ना, बेसिक की जगह एसिडिक सॉल्यूशन दे दिया, तब क्या होगा? कैसे बताएं?
आराम से बता सकते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट ऑर्डर तो अपना ट्रेडमार्क है, फर्स्ट ऑर्डर तो होना ही चाहिए, तभी तो आसानी से कर पाएंगे हम लोग। ओके, तो यहां भी क्या होगा, वीटी और वी नॉट ही दे रखा होगा, वो मैंने लिखा नहीं, वो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा। तो जैसे भाई ये बेस है और कोई भी रिएक्शन हो सकती है, नॉट ओनली हाइड्रोलिसिस, कुछ प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, शुरुआती समय t इक्वल टू 0, ए नॉट इज गिवन टू अस, देयर इज नो प्रोडक्ट, और टाइम t, केवल टाइम t ही दे दिया, टाइम t, और टाइम t पर दे दिया ये ए नॉट माइनस एक्स, तो यहां पर कुछ x बन गया। गौर करिए, अब चूंकि स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो अगर स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन की बात हो रही है तो इसका ये मतलब है कि अब जो टाइट्रेशन होगा, यानी ये स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन रिएक्ट करेगा बेस से। तो इस स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन का इस क्वेश्चन में हमें वी नॉट दिया रहेगा और वीटी दिया रहेगा, ये गिवन रहेगा। वाई वी नॉट इज गिवन? बिकॉज इनिशियली अपने रिएक्शन मिक्सचर में बेस मौजूद है बच्चों, बेस ही तो रिएक्टेंट है, तो शुरुआत में एसिडिक सॉल्यूशन बिल्कुल रिएक्ट कर सकता है बेस के साथ, और टाइम टी पर भी कर सकता है। दो की जरूरत है, वी इंफिनिटी की यहां जरूरत पड़ेगी नहीं। 3 इंफॉर्मेशन तब रिक्वायरमेंट होंगी बच्चों जब कैटलिस्ट हो। अगर एक ही बेस है तो 2 इंफॉर्मेशन से काम चल जाएगा। कैसे चलेगा? देखो, आराम से चलेगा। अगर बात t इक्वल टू 0 पर की जाए, यानी इनिशियली, तब बेस के ग्राम इक्विवेलेंट, तो बेस का n फैक्टर और बेस के नंबर ऑफ मोल्स, और ये किसके इक्वल? उस स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन के ग्राम इक्विवेलेंट्स के इक्वल। तो इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का ग्राम इक्विवेलेंट n इंटू वी नॉट। सिमिलरली एट टाइम t, बेस का n फैक्टर और इस बेस के नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो n इंटू वी टी। बस हो गया। अब क्या करिए, NF और NF को डिवाइड कर दीजिए, तो A नॉट ऊपर, A नॉट माइनस एक्स नीचे, V नॉट ऊपर, VT नीचे। ये तो सीधा ही सीधा A नॉट डिवाइडेड बाई A नॉट माइनस एक्स ही चाहिए रहता है, तो ये झटके में ही आ गया। ये तो डायरेक्ट ही हो गया V नॉट बाई VT। रेशियो x बाई A नॉट की जरूरत भी नहीं पड़ी, ये तो और आसान हो गया। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा हमें इसी तरह करना है ना। सो देयर मे बी न्यूमरस combinations of such questions, we will do like the same. So with this part is over. ये हो गया समाप्त। इसमें हमने ये सीखा कि टाइट्रेशन से, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन से कैसे K कैलकुलेशन होगी। सो दैट्स पार्ट ओवर। थैंक यू बच्चों।